नमस्कार, मैं कुमार गौरव। खास खबर देख रहे हैं आप और आज हम बात करेंगे शीतकालीन सत्र की गर्माहट से निकली चिंगारी की, जो अब सड़क पर सरकार को घेरने के लिए शोला बनकर बरसने वाली है। सत्र छोटा था, मुद्दे बहुत बड़े और बहुत सारे। इनमें से कुछ मुद्दों पर सरकार को घेरने की भरपूर कोशिश विपक्ष ने की। कभी वॉकआउट किया, कभी धमकी दी, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, लेकिन इन सब के बावजूद सरकार झुकने को तैयार नहीं हुई। ऐसे में सत्र तो खत्म हो गया है, लेकिन सरकार को झुकाने की कवायद अभी शायद शुरू ही हुई है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में मचा संग्राम अभी थमा नहीं है। सत्र के दूसरे दिन धान और बिजली के मुद्दे पर सरकार को घेरने के बाद विपक्ष अब सड़कों पर उतर आया है। धान घोटाले पर न्यायिक जांच से इनकार के बाद भले ही सरकार सदन में बच निकली हो, लेकिन सड़क पर विपक्ष के वार से सरकार के लिए बचना मुश्किल होगा। धान खरीद में घोटाले और बिजली के बढ़े दामों पर कांग्रेस और इनेलो दोनों ही पार्टियों ने सदन में सरकार को घेरने की कोशिश की, लेकिन जब ये कोशिश नाकाम होती दिखी तो विपक्ष ने सूबे की सड़कों पर हल्ले का ऐलान कर दिया। बहुमत के बल पे हमारी यहाँ पे तो आवाज दबा सकते हैं, लेकिन प्रजातंत्र में लोगों की आवाज नहीं दबती है। हम लोगों के पास जाएंगे और किसानों के हित के लिए पूरा संघर्ष करेंगे, आखिर तक लड़ाई लड़ेंगे। ना तो ये बताने को तैयार हाउस के अंदर कि वो पैसा हमारे पास आ गया, और ना ये बताने को तैयार कि वो पैसा किस एजेंसी के पास चला गया। तो इसका मतलब सीधा सा है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक लोग इसमें शामिल हैं, इसलिए इस सारी चीज को बचाने का प्रयास किया जाए। सड़कों पर विपक्ष। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने धान खरीद घोटाले और बिजली के बढ़े दामों के खिलाफ जिलावार प्रदर्शन का ऐलान किया है। विपक्ष का आरोप है कि बासमती की खरीद में सरकारी संरक्षण में घोटाला हुआ। पर्चे पर 1450 रुपए अंकित किए गए, जबकि किसान को भुगतान 1200 से 1250 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से किया गया। इतना ही नहीं, बिजली के बढ़े दामों के खिलाफ कांग्रेस प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर धरना देगी। जिला उपायुक्तों के माध्यम से सरकार को ज्ञापन सौंपे जाएंगे। विपक्ष ने बिजली बिलों की होली जलाने का ऐलान भी किया है। बिजली के बढ़े दामों के लिए सरकार ने विपक्ष को जिम्मेदार बताया, तो विपक्ष ने इन आरोपों पर जोरदार पलटवार किया है। धान घोटाले पर सरकार एक के बाद एक सफाई दे रही है, तो विपक्ष जांच के लिए कमेटी गठित करने पर अड़ा है। वहीं बिजली पर सीएम के बयान के बाद प्रदेश भर में बिजली के बिलों का विरोध होना शुरू हो गया, जिसका फायदा विपक्षी दलों को मिलना तय है। सरकार को घेरने का विपक्ष का मास्टर प्लान तैयार है। ऐसे में सत्र की कामयाबी का जश्न मना रही सरकार के लिए विपक्ष से निपटना कड़ी चुनौती साबित होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। बिजली का झटका आम लोगों को लग गया, लेकिन बिजली के बढ़े दामों की वजह से जो झटका सरकार को देने की कोशिश विपक्ष करना चाहती थी, शायद उसमें उस तरह से कामयाब नहीं हो पाई। प्रदीप नरूला जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। प्रदीप जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। प्रदीप जी, आपको लगता है कि सरकार को जिस खूबसूरती के साथ और जिस पहनेपन के साथ विपक्ष घेर सकता था, वैसे नहीं घेर पाए सत्र में? गौरव, सबसे बड़ी बात यह है कि 1992 के बाद ये पहला मौका है हरियाणा में जिसमें शीतकालीन सत्र बुलाया गया। ठीक है। हालांकि 2 ही दिन का था, बहुत छोटा था। पिछले सत्र में सरकार ने सत्र को आश्वासन दिया था कि वो एक और छोटा सत्र बुलाएंगे, लेकिन इस सत्र ने शायद कहीं ना कहीं ये साबित कर दिया कि हरियाणा में अब सरकार परिपक्व हो चली है, क्योंकि जिस बखूबी से उन्होंने बड़े बड़े मुद्दे, विपक्ष जिन पे बहुत ही अच्छी तरह से उन्हें घेर सकता था सरकार को, लेकिन हाँ, मुद्दे उठे, शोर भी हुआ, वॉकआउट भी हुआ, लेकिन जिस तरीके से सरकार को घेरना चाहिए था वो शायद कहीं विपक्ष। अच्छा, आपको क्या लगता है क्रेडिट किसको देना चाहिए, सरकार को कि उन्होंने बहुत अच्छे से हैंडल किया,
या विपक्ष की कमजोरी? नहीं, इसमें दोनों चीजें हैं। विपक्ष यूनाइटेड नहीं है, क्योंकि आईएनएलडी विपक्ष है और साथ के साथ कांग्रेस तीसरे नंबर पर है। ये दोनों कभी भी मिलकर नहीं चल सकते, क्योंकि अगर इनको अपनी राजनीति जिंदा करनी है तो दोनों को अलग अलग तरीके से इंडिविजुअली चलना होगा। विपक्ष यूनाइटेड नहीं हुआ और सरकार इसका फायदा उठाकर आसानी से इस सत्र को निकाल गई। पहले दिन हमने देखा कि कैसे दोनों ही विपक्षी दल आपस में ही भिड़ गए और कुलदीप शर्मा और चौटाला के बीच जिस तरह से बहस हुई, एक दूसरे पर बयानों के तीर चलाए, और उसके बाद ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि जैसे हाथापाई भी हो जाएगी सदन के अंदर ही। क्या इसका भी भरपूर मानसिक तौर पर भी फायदा मिला बीजेपी को, और वक्त जो निकल गया उस चक्कर में वो भी फायदा मिला? बिल्कुल गौरव, मैंने सबसे पहले कहा कि विपक्ष यूनाइटेड नहीं था। दोनों में कमोपेश एक दूसरे की अपनी अपनी व्यक्तिगत राजनीतिक हित थे। उसको लेकर बीजेपी ने, सत्ताधारी दल ने बहुत फायदा उठाया, और नहीं जो ये माना जा रहा था कि बहुत हंगामा हो सकता है, वो सत्र 2 दिन में इस तरह से निकल गया जैसे कि नॉर्मल कोई सत्र हो। हालांकि बिजली के बिल के मुद्दे थे, बहुत बड़ा मुद्दा था किसानों का। ठीक है कि किसानों के पक्ष में आईएनएलडी ने जोरदार पैरवी की, उसके साथ साथ कांग्रेस ने इसको मुद्दा बनाया था। हुड्डा हमेशा बोलते रहे हैं, सिर्फ धान की खरीद पे ही बोलते रहे हैं, लेकिन जिस तरह से जिस सरकार को घेरना चाहिए था वो कमोबेश 2 दिनों में नहीं घेर पाए। ठीक है प्रदीप जी, आपको लगता है कि अब चूंकि सत्र खत्म हो गया, लेकिन सत्र में एक प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया विपक्ष ने अपने लिए कि इन मुद्दों को लेकर वो सड़क पर उतर सकते हैं और सरकार को झुकाने की कोशिश कर सकते हैं, बिजली के बढ़े हुए दामों पर भी, और धान खरीद में जो घोटाले का आरोप वो लगा रहे हैं उसकी जांच के लिए? देखिए, मैं गौरव आपको स्थिति स्पष्ट कर दूं कि जिस तरह से इस बार हरियाणा विधानसभा की स्थिति है, कमोपेश आईएनएलडी दूसरे नंबर पर है और कांग्रेस तीसरे नंबर पर है, और दोनों में आपस में समन्वय नहीं है किन्हीं भी मुद्दों को लेकर, चाहे वो जनहित के हों चाहे प्रदेश हित के हों। उन किन्हीं मुद्दों पर लेकर दोनों दल आपस में बैठकर कभी बात नहीं कर सकते। उसका फायदा बीजेपी हर बार उठाएगी। रही बात कि एक पृष्ठभूमि तैयार हो गई धान के मुद्दे को लेकर और बिजली के बिलों के मुद्दे को लेकर। बिजली के बिल का मुद्दा कोई नया नहीं था, आईएनएलडी पहले भी इस पे आंदोलन कर चुकी है। हालांकि सरकार ने इस तरह से एक पासा फेंका कि हम लोग बिजली के बिलों में बहुत सारी राहत देने वाले हैं, वो सबको स्पष्ट हो गया कि कोई राहत नहीं मिली, सिर्फ घोषणा ही घोषणा रही, उसमें राहत नाम की कहीं कोई चीज नजर नहीं आई। वो मुद्दा आईएनएलडी के पास पहले भी था, कांग्रेस के पास पहले भी था, आज भी है। सत्र से लेकर कोई ऐसा नया मुद्दा नहीं लिया गया जिसको लेकर आंदोलन की जरूरत, नई तरह से जरूरत दिखाई दे। जैसा विपक्ष ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया, एक माहौल बनाया, और उसको लेकर अब सड़क पर उतर के वो जनता के बीच जा सकते हैं, जनता को अपने फेवर में एक बार फिर से कर पाएंगे, इन मुद्दों को अपने साथ खड़े होने के लिए इन मुद्दों पर, वैसा कुछ है नहीं जमीन पर। गौरव, ये बिजली का मुद्दा हो या धान खरीदारी का मुद्दा हो, ये दोनों मुद्दे ऐसे हैं जिसके लिए विधानसभा सत्र के पे एक परिप्रेक्ष्य बनाने की कोई आवश्यकता नहीं। ये दोनों मुद्दे सीधे जनता से जुड़े हुए हैं और इनको लेकर विपक्षी दल कभी भी आंदोलन कर सकते हैं, सड़कों पे आ सकते हैं। इससे ये बताना कि प्लेटफॉर्म विधानसभा में तैयार हुआ, मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं। ठीक है, अब जब कांग्रेस ये कह रही है कि जिलावार ढंग से प्रदर्शन करेंगे, और उनका ये भी आया है कि बासमती की खरीद जो है सरकारी संरक्षण में घोटाला हुआ, उसकी खरीद में, साथ ही साथ धान खरीदारी में बहुत बड़ा गड़बड़ हुआ, झोल हुआ, घोटाला किया गया, सरकार को झुका नहीं पाए। दोनों विपक्षी दल मिलकर भी सरकार को इसकी जांच तक के लिए कन्विंस नहीं कर पाए। इसको क्या कहेंगे आप? लोकतंत्र की हार है? गौरव, हकीकत तो ये है कि जब जनता सड़क पर उतरती है तो सरकार झुकती है, और जब कोई दल सड़क पे उतरेगा तो सरकार के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव नहीं पड़ता। मैं मानता हूँ दबाव होता होगा, होता भी है, लेकिन बहुत ज्यादा दबाव नहीं होता। जब ये आंदोलन जन आंदोलन बनते हैं, लोगों की सिंपैथी इन आंदोलनों के साथ हो जाती है कि हाँ वाकई में ही गलत हो रहा है, लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तब ये सरकार झुकती है। मुझे नहीं लगता कि अभी ये दोनों दल ऐसी कोई सहमति बना पाए हों, या आने वाले वक्त में देखें किस तरह का आंदोलन होगा। मुझे इस पे थोड़ी आशंका लगती है
क्योंकि बिजली का मुद्दा नया मुद्दा नहीं है। प्रदीप जी, आपको रोकूंगा, माफी चाहूंगा। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, उसकी तरफ हम रुख करेंगे। मनोहर लाल खट्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए संसद पहुंचे हैं और साथ ही साथ ओएसडी जवाहर यादव भी इस दौरान उनके साथ पहुंचे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां सीएम खट्टर की पीएम मोदी से मुलाकात इस वक्त हो रही है। इस वक्त की बड़ी खबर राजनीतिक गतिविधि और विधानसभा सत्र को लेकर ये माना जा रहा है कि इसको लेकर चर्चा हो रही है। आज सुबह ही दिल्ली पहुंचे सीएम खट्टर, ट्रेन का सफर किया उन्होंने और चंडीगढ़ से रेल यात्रा के जरिए वो वहां पहुंचे और सीएम खट्टर की पीएम मोदी से इस वक्त मुलाकात जारी है। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि क्योंकि अभी शीतकालीन सत्र कल ही खत्म हुआ है, तो इस शीतकालीन सत्र की रिपोर्ट के तौर पर भी वो प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर रहे होंगे और इस दौरान क्या कुछ चीजें हुई और इस दौरान सरकार का क्या पक्ष रहा, किस तरह से ये सत्र बीता, इसको लेकर एक रिपोर्ट जैसी बात हो सकती है कि उनको अवगत कराएं कि आखिर चल क्या रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, सीएम खट्टर की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हो रही है। यह भी बताया जा रहा है कि सीएम के ओएसडी भी साथ में हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हो रही है। इस वक्त ये बहुत अहम मुलाकात भी है क्योंकि सत्र के ठीक बाद कल ही शीतकालीन सत्र, जो 2 दिन का शीतकालीन सत्र था, वो खत्म हुआ है और आज, क्योंकि इससे पहले मनोहर लाल खट्टर से मिलने के लिए आज ही अम्बाला के सांसद रतनलाल कटारिया भी पहुंचे थे हरियाणा भवन और उसके बाद अब सीएम खट्टर का दिल्ली पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात, क्या इसके पीछे कुछ और भी बात हो सकती है या सिर्फ ये औपचारिकता मात्र है जो पूरी करने के लिए कि भाई विधानसभा का सत्र खत्म हुआ है तो कैसा रहा सत्र, उसमें क्या परेशानियां हुई, क्या अच्छी बातें निकल कर सामने आई, क्या ये औपचारिक एक मुलाकात है जिसमें वो उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अवगत कराएंगे या फिर इसमें कुछ और बात भी हो सकती है, कुछ और ऐसे गंभीर मुद्दे जिस पर प्रधानमंत्री से चर्चा करने की जरूरत पड़ गई है सीएम खट्टर को। तो क्या ये कोई नया सियासी हम देख पाएंगे, कुछ निकलकर सामने आएगा या फिर ये सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात है? अनिल मोर हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। अनिल, इस मुलाकात के मायने क्या हैं? देखिए, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं, सेंट्रल हॉल में मुलाकात चल रही है और हरियाणा से जुड़े कई नेता यहाँ पर मौजूद है। जो अम्बाला से सांसद रतनलाल कटारिया वो मौजूद है, जवाहर यादव वहाँ पर मौजूद है। कहीं ना कहीं यहाँ पर कई पहलुओं पर चर्चा की जाए। सबसे पहले यहाँ पर मुख्यमंत्री की तरफ से जानकारी दी जाएगी क्योंकि प्रधानमंत्री का एक सपना है कि गाँवों को भी आदर्श बनाना है। सांसद आदर्श ग्राम योजना प्रधानमंत्री की तरफ से शुरू की गई है, तो ऐसे में हरियाणा की तरफ से विधायक आदर्श ग्राम योजना शुरू की गई है। इसको लेकर मुख्यमंत्री की तरफ से फीडबैक दिया जा रहा है कि जिस तरह केंद्र सरकार का सपना है कि गाँव को आदर्श बनाने का, ठीक उसी तरह का सपना हरियाणा का भी है और इसके अलावा कई मुद्दों पर भी यहाँ चर्चा की जानी है। उम्मीद ये भी की जा रही है कि जो पिछले दिनों जो अनिल विज का जो विवाद होता है उसको लेकर भी यहाँ किसी विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिल सके है। तो ऐसे में हरियाणा सरकार यहाँ पर अनिल विज का पूरा समर्थन प्रधानमंत्री के सामने रख सकती है कि जो पूरा का पूरा विवाद था उसके बाद जो एक कार्रवाई की गई थी एक IPS पर, वो कहीं ना कहीं प्रशासनिक फेरबदल था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और इन बिंदुओं पर यहाँ पर चर्चा की जा रही है और साथ ही जो केंद्र सरकार की जो योजना है, केंद्र सरकार की योजनाओं का हरियाणा में कितना फायदा मिल रहा है, वो योजना कितनी इम्प्लीमेंट हो रही है, उसमें केंद्र सरकार के कितने सहयोग की उम्मीद रहेगी, कितना सहयोग केंद्र सरकार कर सकता है, उन तमाम पहलुओं पर यहाँ चर्चा होनी है। अनिल, क्या इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि सत्र खत्म हुआ है और सीएम को तलब किया गया है रिपोर्ट कार्ड पेश करने के लिए? देखिए, अभी ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि हरियाणा बीजेपी के प्रभारी अनिल जैन भी मौजूद है, क्योंकि हरियाणा सरकार का 1 साल का कार्यकाल पिछले दिनों पूरा हो चुका था और कहीं वो भी फीडबैक यहाँ पर रखा जाएगा कि हरियाणा सरकार की काम करने की क्या गति है। हालांकि जो मुलाकात है अनिल, मैंने आपको बताया कि अनिल जैन भी मौजूद है, तो हरियाणा से जुड़े कई मुद्दों पर यहाँ चर्चा हो सकती है। और साफ तौर पर जब से प्रधानमंत्री की हरियाणा में रैलियां हुई, पिछले दिनों जो सोनीपत में भी रैली थी, तब भी प्रधानमंत्री की तरफ से जो मनोहर लाल खट्टर की जो कार्यकाल है, जो उनके काम पर प्रधानमंत्री की तरफ से मोहर लगाई गई थी, तो कहीं ना कहीं मोहर प्रधानमंत्री समय पर लगाते रहते हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के कार्यकाल पर। जो आज की चर्चा है इसमें कहीं ना कहीं केंद्र से मदद मांगी जा सकती है कि जो केंद्र सरकार की जो योजनाएं हरियाणा में, केंद्र सरकार की जो योजनाएं हरियाणा में चल रही है वो कैसी चल रही है, इसकी बात भी हो रही होगी। अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सीएम खट्टर की मुलाकात चल रही है और इस मीटिंग में हरियाणा से जुड़े भी कई नेता नजर आ रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक से जब वापस आएंगे
तो एक बार फिर से अपने मुद्दे पर चर्चा आगे बढ़ाएंगे कि आखिर विपक्ष ने जिस तरह से धान खरीद घोटाले की बात उठाई और बिजली के बढ़े कीमतों की बात उठाई, उस पर क्या अब सच में एक ऐसा माहौल तैयार हो गया है जिस माहौल में अब प्रदेश में हम एक बड़ा आंदोलन देखने जा रहे हैं। छोटा सा ब्रेक। चल मैं निकल रहा हूँ। ओके। और ये तेरे लिए। ये किस खुशी में? एक तो आज तेरा मैच है और अरोरा अंकल के घर में भी तो बाय। आपकी जरूरतों को वही समझते हैं जिनके लिए स्पेशल हैं आप, जैसे डिश टीवी ओनली फॉर यू 9905 पर आज ही कॉल करें और पाएं ऑफर्स जो है खास आपके लिए, क्योंकि स्पेशल हैं आप। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। गुलमोहर सिटी NH65 पर स्थित कैथल की सबसे सुंदर टाउनशिप अब आपके लिए लेकर आए हैं फ्री होल्ड प्लॉट्स, विलास और इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। गुलमोहर सिटी बाउंड्री वॉल्स और एक्सक्लूसिव गेटेड सिक्योरिटी से सुसज्जित, जिसमें है स्पोर्ट्स क्लब, क्लब हाउस, लश ग्रीन पार्क और भी बहुत कुछ। तो बेहतर लाइफस्टाइल के लिए गुलमोहर सिटी, द सिटी ऑफ जॉय इन कैथल। एक्सीएल हम सबका प्यारा, एक्सीएल का हर एक वार गुल्ली डंडे पर सबसे असरदार। एक्सीएल है अव्वल, गुल्ली डंडे का ये सबसे बेहतर। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। सदन के अंदर फेल हो गई क्या विपक्ष, या विपक्ष को हम पास कहेंगे? और अब विपक्ष के जो दावे हैं कि वो सड़क पर सरकार को घेरने की भरपूर कोशिश करेगी और सरकार को झुकने पर मजबूर कर देगी कि बिजली के बढ़े हुए दामों को वापस लिया जाए और धान खरीद में जो घोटाला के आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए गए हैं, इन आरोपों की जांच हो, इस घोटाले की जांच हो। क्या होगा? हमारे साथ प्रदीप जी हैं। प्रदीप जी, आपको क्या लगता है इस पूरी परिस्थिति को देखते हुए कि सरकार को अब झुका पाना विपक्ष के लिए आसान होगा कि, या मना पाना आसान होगा कि धान घोटाले की जो बात कह रही है विपक्ष उसको मान ले सरकार और जांच करवाए? नहीं, मुझे नहीं लगता कि सरकार धान घोटाले को मानती है, क्योंकि सरकार ने ये माना है कि बल्कि हमने तो एक किस्म ऐसी भी है जिसे कभी सरकार ने नहीं खरीदा और इस बार हमने खरीदा है। तो सरकार ये मानने को तैयार ही नहीं है कि धान की खरीद में कोई घोटाला हुआ है। रही बात बिजली के बिलों की, तो ये नौबत आज विपक्ष ये कहता है कि हम सरकार को सड़कों पर घेरेंगे, यानी कि वो खुद ये मानते हैं कि विधानसभा में कहीं ना कहीं हमसे चूक हुई है, हम अच्छी तरह से नहीं घेर पाए, अब सड़कों पर सरकार को घेरा जाएगा। वो विधानसभा में इन मुद्दों को लेकर सरकार पे कोई खासा प्रभाव नहीं डाल पाए, तो नौबत आई है कि अब सड़कों पर इन्हें सरकार को घेरा जाएगा। मैंने पहले भी कहा गौरव कि जब तक ये जन आंदोलन नहीं बनेगा, जनता की भावनाएं इनके आंदोलन के साथ नहीं जुड़ेंगी, सरकार नहीं झुकने वाली, चाहे वो बीजेपी का, चाहे वो बिजली का मुद्दा हो, चाहे वो धान खरीदी का मुद्दा हो। ठीक है। धान खरीदी को सबसे पहले कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस मामले को उठाया कि धान खरीद में घोटाला हुआ है। ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस
कांग्रेस का कल्चर रहा है कि वो ज्यादातर सत्ता में रही है। हाँ। विपक्ष के रोल में अभी फिट होने में भी टाइम लग जाएगा। और अभी तक हो भी नहीं, जिस तरह से वो अलग अलग गुट बनाए हुए हैं। और हमने देखा दोनों को आपस में भिड़ते हुए, हमने सदन के अंदर भी देखा। जसविंदर सिंह संधू हमारे साथ इनेलो के विधायक फोन लाइन पे। जसविंदर जी, विपक्ष क्या आपको लगता है सत्र में सरकार को घेरने में नाकामयाब साबित हुआ जांच के मुद्दे पर या बिजली के बढ़े रेट्स के मुद्दे पर, इसलिए सड़क पर उतरना मजबूरी है आपकी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमने विधानसभा के अंदर अपनी बात को भरपूर बड़ी मजबूती से रखने का काम किया। ये अलग बात है कि अक्सरियत के बल के ऊपर उन्होंने हमारी जुबान बंद करने की कोशिश की, हमें नेम किया गया, हाउस से बाहर निकाला गया। तो आप रख नहीं पाए? नहीं है। सबसे पहले हमारी राज्य कार्यकारिणी की मीटिंग। अच्छा जसविंदर जी, मुझे एक बात बताइए कि सरकार को अगर आप जांच के लिए कन्विंस नहीं करवा पाए तो ये आपकी हार है या लोकतंत्र की? नहीं, हम बिल्कुल हम इसमें जीतेंगे। हम इस आंदोलन को यहाँ सिर्फ जीतेंगे, फिलहाल तो हार गए। हम इसको जन आंदोलन बनाने के लिए गांव में हर घर में दस्तक देने का काम करेंगे। लोग हमारे साथ हैं। चलिए, शुक्रिया सर, शुक्रिया। आप जो कह रहे हैं कि जाने का काम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन फिलहाल क्या कर पाए शीतकालीन सत्र में, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रदीप जी, एक आखिरी कमेंट आपसे, क्योंकि वक्त इतना ही है। आप अब क्या परिस्थिति आप देखते हैं? गौरव, जो शीतकालीन सत्र अभी जो खत्म हुआ है, इसने ये साबित कर दिया है कि सरकार अब धीरे धीरे परिपक्व हो चली है। उसको मुद्दों को हैंडल करना है और विपक्ष को हैंडल करने की टेक्निक आने लगी है। और इसी के बल पर सरकार ने इस सत्र को निकाल लिया। उन्होंने मतलब आप सरकार को पास मान रहे हैं? बिल्कुल, सरकार ने नहीं, सरकार अपने कर्मों से पास नहीं हुई। विपक्ष यूनाइटेड नहीं है, कहीं ना कहीं वो उसको बहुत फायदा मिला, जिससे वो इस सत्र को आराम से पास कर गई। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया प्रदीप जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना वक्त देने के लिए। लेकिन सरकार पास हो गई क्या इस वजह से क्योंकि विपक्ष एकजुट नहीं था? और अब सड़कों पर सरकार को घेरने की रणनीति जो विपक्ष बना रहा है, उसमें कितना कामयाब वो हो पाएंगे? क्योंकि सरकार को जब घेरने का मौका था और जब सच में एक ऐसी सिचुएशन होती है, सत्र था जिसमें वो बाध्य कर सकते थे कि उनकी बात को वो माने और धान घोटाले के लिए कम से कम जांच के आदेश तो ही दिए जाएं, लेकिन वो नहीं कर पाई विपक्ष। तो क्या ये सरकार की जीत है या विपक्ष की हार? बहुत महत्वपूर्ण जो है सवाल है। अंबाला से एक बड़ी खबर आ रही है, उसकी बात कर लेते हैं। इस वक्त अंबाला से बड़ी खबर आ रही है। ट्विटर पर जान से मारने की धमकी अनिल विज को दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, विज का बयान, ऐसी धमकियों की परवाह नहीं करते। तो कैबिनेट मंत्री अनिल विज को जान से मारने की धमकी दी है। शिव सक्सेना नाम के एक व्यक्ति ने अनिल विज को यह धमकी दी है। ट्विटर पर जान से मारने की धमकी दी गई है। हालांकि अनिल विज का रिएक्शन भी आ गया और अनिल विज कह रहे हैं कि ऐसी धमकियों की परवाह नहीं करते। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है, शिव सक्सेना नाम के व्यक्ति ने जान से मारने की धमकी दी है अनिल विज को। तो ये ट्विटर का अकाउंट भी हम आपको दिखा रहे हैं कि बकवास बंद कर अदरवाइज किल, ये लास्ट की लाइन जो है वो नजर आ रही है। ट्विटर पर ये बात लिखी गई है। कमलप्रीत हमारे संवाददाता हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे। कमलप्रीत, क्या जानकारी है पूरी? देखिए, अनिल विज जो है उनको फतेहाबाद मामले के बाद जो है वो ट्विटर पर शिव सक्सेना नाम के एक व्यक्ति ने जो है वो धमकी दी है और उन्होंने कहा है कि हरियाणा जो है वो हमारा है, अगर आप यहाँ ऐसी बातें करेंगे तो हम जो है आपको मार देंगे। और साफ तौर पर किल वर्ड जो है वो लिखा गया है। और इतना ही नहीं कि खाली अनिल विज को धमकाया गया हो, एक के बाद एक कई ट्वीट किए जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ML खट्टर तक को जो है वो ट्वीट किया गया है। और इसके अलावा उन्हें भी जो है वो बेवकूफ बताया गया है। कहीं ना कहीं साफ तौर पर जो है दबंगई यहाँ पर दिखाई गई है। शिव सक्सेना नाम का व्यक्ति है जिसने ये ट्वीट की है, एक के बाद एक लगातार पता चल पाया है कि ये कोई फ्रॉड अकाउंट तो नहीं है, किसका अकाउंट है और वो व्यक्ति कहाँ से है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि हालांकि अनिल विज भी जो है इस पूरे मामले से अनजान थे। ये तो ट्विटर पर जो है एकदम से जो है ये ट्वीट सामने आया, जिसके बाद इस पूरे मामले का खुलासा हो चुका। और जब हम अनिल विज से हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है और अगर उन्हें किसी ने इस तरीके की धमकी दी भी है तो वो ऐसी धमकियों की परवाह नहीं करते। इस तरीके से FIR दर्ज कर ली गई?
जी बहरहाल क्योंकि मामला जो है अभी अभी सामने आया है, बहरहाल किसी भी अधिकारी को, यहाँ तक कि अनिल विज को क्योंकि खुद इस मामले का मालूम नहीं था, देखना ये होगा कि अब जो है सरकार किस तरीके से इस पूरे मामले को लेती है, किस तरीके से एक्टिव मोड में आकर के जो है ये पता लगाया जाएगा कि आखिर धमकी देने वाला पुलिस क्या कह रही है, कहाँ का रहने वाले है। पुलिस क्या कह रही है, किस तरह से कार्रवाई करने जा रही है? देखिए जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि क्योंकि मामला अब से कुछ देर पहले ही सामने आया है, अभी कोई भी आला अधिकारी जो है वो सामने नहीं आया है। क्योंकि अब मीडिया के माध्यम से जब ये मामला सामने आ रहा है तो इस पूरे मामले में जो है वो जरूर जांच की जाएगी। ये देखा जाएगा कि ये अकाउंट जो है किसने बनाया, कहां से जो है ये अकाउंट जो है वो बना था, और उसके बाद जो है इस पूरे मामले में जानकारी ली जाएगी। कमलप्रीत बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि अभी बहुत जानकारी नहीं मिल पा रही है कि आखिर अकाउंट किसका था, कौन ऑपरेट कर रहा था, क्योंकि अभी बहुत वक्त नहीं हुआ इस ट्वीट को आए हुए। इस ट्वीट के जरिए अनिल विज को धमकाया गया है कि जान से मार दिया जाएगा उनको, और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खट्टर साहब के बारे में भी बहुत कुछ लिखा गया। हालांकि अब ये अकाउंट फेक है, फर्जी है, या कोई सच में कुछ ऑपरेट कर रहा है, कौन है वो, क्यों ऐसा वो लिख रहा है, ये तमाम चीजें हैं, वो जांच का विषय है। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।